नमस्कार दोस्तों। पंडित नेहरू नहीं होते तो शायद बीजेपी नहीं होती। पंडित नेहरू नहीं होते तो शायद आरएसएस नहीं होती। पंडित नेहरू नहीं होते तो शायद इस देश में झूठ नहीं होता। पंडित नेहरू नहीं होते तो इस देश में शायद नफरत नहीं होती। पंडित नेहरू नहीं होते तो शायद पाकिस्तान नहीं होता। पंडित नेहरू नहीं होते तो शायद नरेंद्र मोदी भी ना होते। जी हां, बिल्कुल यही स्थिति। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि पंडित नेहरू ही थे 1921 में, जब वो सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। और जब सेवा दल बना था तो पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उन्हीं के अंडर में नागपुर में एक कार्यकर्ता था जिसका नाम डॉक्टर हेडगेवार था। वो हेडगेवार जिसने आरएसएस बनाई, जो चंद लाठियों और हवालात से इतना डर गया कि अंग्रेजों से माफी मांग के भाग गया। चंद दिन हवालात में क्या रहा कि इतना डर गया कि भाई हमें छोड़ दो, जीवन में नहीं देखेंगे कि भारत की आजादी क्या होती है, हमें नहीं चाहिए आजादी, हमें आजाद कर दो। और वो आजाद हो गया। और आजाद होते ही उसने अपना वायदा निभाया कांग्रेस से अलग, कांग्रेस को खत्म करने के लिए, कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के लिए आरएसएस बना ली। नेहरू मुक्त करने के लिए, गांधी मुक्त करने के लिए आरएसएस बना ली। जी हां, उधर वो कुकर्मी जो तमाम कुकर्म के मामले में गिरफ्तार हुआ था और उसके बाद में भागते हुए पुलिस के एक अफसर पर हमला किया और एक की मृत्यु का कारण बना, हत्या का कारण बना, तो उसकी सजा काट रहा था। उसने 8 बार माफिया मांग के, बार बार माफिया मांग के कहा हमें छोड़ दो, मैं इन आतंकियों, उसने क्रांतिकारियों के लिए कहा, इन आतंकियों के सरपरस्तों यानी आंदोलनकारी देश के जो है देश को आजाद कराने का सपना देखने वाले, उनसे देश को मुक्त कराने में आपका साथ दूंगा, सारा साथ दूंगा। अब आप सोचिए, जिन्हें वो आतंकी बता रहा था, जिन्हें वो आतंकियों का सरपरस्त बता रहा, जैसे आज ये कहते हैं अरबन नक्सल, ये नक्सल, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, वैसे ही वो बता रहा था। तो वो कहते हुए वो भी छूट गया। उसको मिलने लगा 60 रुपया पेंशन भी दी जाने लगी कि हाँ ठीक है, तुम काम करो, हमारे लिए मुखबिरी करो। और वो सावरकर, बीडी सावरकर, उसने साजिशें रची। बहरहाल इन सारी साजिशों के बाद आपको याद होगा 1937 में लाहौर में और नागपुर में दोनों जगह इन्होंने एक विचार लेके आए कि हम एक देश रह ही नहीं सकते, हमें तो 2 देश चाहिए, एक हिंदुओं का देश, एक मुस्लिमों का देश। और ये 2 नेशन थ्योरी जो सावरकर ने बनाई वही फॉलो हुई। ये इस आरएसएस का सच है। 1938 में इसी आरएसएस ने, उसके हिंदू महासभा ने अहमदाबाद अधिवेशन में प्रस्ताव पारित कर दिया कि हम एक देश नहीं रह सकते हैं और भारत के टुकड़े कर दीजिए, एक हिंदू राष्ट्र बना दीजिए, एक मुस्लिम राष्ट्र बना दीजिए। और इसके जवाब में मुस्लिम लीग ने भी वही प्रस्ताव पारित कर दिया 1940 में कि एक हिंदू राष्ट्र बना दीजिए, एक मुस्लिम राष्ट्र बना दीजिए। ये जिन्ना भी कौन था? कन्वर्टेड हिंदू था। और कन्वर्टेड जो हिंदू से मुसलमान कन्वर्ट हुआ था, वो जिन्ना मुस्लिम लीग बनाता है और मुसलमानों का सरपरस्त होने का दावा करता है और पाकिस्तान का रचना करता है अंग्रेजों के कहे पर। दोनों का कोई योगदान नहीं देश की आजादी में। लेकिन साहब ये स्थिति है। चलिए, तो इसका दुश्मन कौन था? इसके दुश्मन थे नेहरू। नेहरू इन विचारों को तोड़ रहे थे।
तो नेहरू पर हमला होता था। नेहरू ने बड़ी कोशिश की कि यह देश न टूटे, गांधी ने पूरी कोशिश की, पटेल ने पूरी कोशिश की, मौलाना आजाद ने पूरी कोशिश की, लेकिन मजबूरन यह देश टूटा। जब टूटा तो टूट के जो भारत बना, इन लोगों के कारण भारत एक बड़ा हिस्सा बना और पाकिस्तान को छोटा हिस्सा मिला। फ्रस्ट्रेट थे, लेकिन कर क्या सकते थे। तब आप याद करिए, भारत का संविधान बनाने की क्रिया शुरू हुई। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास 7 सितंबर 1949 को गोलवारकर जाता है, जो इनका गुरुजी है संघियों का। वो जाता है और कहता है, हमारे लिए कुछ कीजिए, इसमें हिंदू राष्ट्र का सिद्धांत लाइए, इसमें मनुष्य संहिता को लेके आइए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो जवाब देते हैं वह अपने आप में इतना बड़ा है। आज वही जवाब राहुल गांधी देते हैं, जो भारत के नेता प्रतिपक्ष हैं, कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वही जवाब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया 7 सितंबर 1949 को। इसका जिक्र दिल्ली बौद्ध महासभा की किताब में पेज नंबर 54 और 55 में। उन्होंने कहा, आरएसएस जहर बुझा हुआ पेड़ है, एक जहरीला पेड़ है, और इस जहरीले पेड़ को मैं समर्थन नहीं कर सकता। अब आप सोचिए, क्या उन्होंने एग्जैक्ट कहा कि आरएसएस पेशवा शासन का सपना देख रहा है, उसके साथ रहना संभव नहीं, मैं अपना समर्थन नहीं कर सकता, क्योंकि आरएसएस से एक जहरीला पेड़ है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा। और जब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, तब आरएसएस पर प्रतिबंध लग चुका था, क्योंकि उसने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या करवाई थी। और यह बात खुद गोडसे ने अदालत में दिए अपने बयान में मानी कि वो हिंदू महासभा और आरएसएस के लिए काम करता है। हिंदू महासभा का प्रमुख, हिंदू महासभा वैसे ही हुई जैसे आज की भाजपा और आरएसएस पहले जैसे था। फिर उसके बाद में उन्होंने हिंदू महासभा से जब ये घटना हो गई तो दूरी बना के नाम कर दिया जनसंघ और भाजपा। फिर उसके बाद में जनसंघ जनता पार्टी में जुड़ गई, जनता पार्टी और आरएसएस। और उसके बाद में उन्होंने किया कि भाजपा और आरएसएस, जो आप देख रहे हैं। तो उसी तरीके से हिंदू महासभा और ये होते, तो उन्होंने हत्या की थी गांधी जी, प्रतिबंध लगा हुआ था। इसलिए बहरहाल नेहरू थे, नेहरू की कृपा हुई, प्रतिबंध हटा, क्योंकि अदालत में आरएसएस को सजा दिए जाने का कोई आधार नहीं मिल रहा था, क्योंकि आरएसएस एक रजिस्टर्ड संगठन ही नहीं है, एक एनजीओ ही नहीं है, कुछ रजिस्टर नहीं है। तो उसको आप कैसे संगठन कह के सजा दिला सकते हैं? तो वो तो कहते हैं हमारा न कोई खाता है, न बही है, न कुछ है, न कोई संपत्ति है। तो अब आप समझिए, जो ऐसे हैं उनसे क्या कहें। तो इसलिए नेहरू, बहरहाल उसके बाद याद करिए, ऐसे बढ़ाते हैं। तो अभी गजेंद्र सिंह शेखावत, जो पूर्व उपराष्ट्रपति रहे, शेखावत उनका लड़का है, नरेंद्र मोदी सरकार का मंत्री है, वो कहता है पंडित नेहरू के समय में पहली बार चुनाव आयोग से किस तरीके से ये हुआ था, चुनाव धांधली कराई जाती थी और उसमें नाइट्रिक एसिड डाल दिया जाता था। साहब 1952 के चुनाव में जब वो कहता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चुनाव में नाइट्रिक एसिड डाल दिया गया, तो साहब नाइट्रिक एसिड बनता ही नहीं था, भारत में होता ही नहीं था। सबसे पहली बार भारत में नाइट्रिक एसिड बनाने का काम 1970 में शुरू हुआ, और ये कहता है कि 1952 में डाल दिया जाता था। समझ लीजिए, तो झूठ बिना इनका जन्म नहीं हो सकता है।
तो साहब झूठ बोलने के लिए इन्हें जिंदा किया पंडित नेहरू ने, इन्हें समानता का अवसर दिया, इन्हें संविधान दिया, इन्हें लोकतंत्र दिया, तो मोदी साहब सत्ता में पहुंच गए झूठ बोल बोल के। तो जब ये झूठ बोलते हैं तो आरएसएस का भी झूठ सामने आ जाता है और सच यह भी सामने आ जाता है कि कैसे इन्होंने इस देश को बरगलाया है। इसको लेकर के बरगलाने का क्रम आज भी चल रहा है। इनके बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव हैं और मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री हैं विजय वर्गीय। वो वहां कहते हैं 15 अगस्त 1947 को जो आजादी मिली वो कटी फटी आजादी थी, असली आजादी तो हम और मोदी जी लेके आएंगे, इस्लामाबाद में झंडा फहराएंगे। साहब बड़ी अच्छी बात है, इस्लामाबाद में फहराएंगे, आजादी तब आई नहीं। यदि वो आजादी नहीं आई तो आप मंत्री कैसे बन गए, कैसे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए? साहब ये बात तो है, तो अब उसका जवाब तो है नहीं। लेकिन जो अंग्रेजों के पांव तलवे चाटा करते थे वो आज प्रधानमंत्री और मंत्री बने बैठे और कहेंगे कि आजादी मिली नहीं। तो साहब किस आजादी के बूते आप यहां तक आए हैं, इसका कोई जवाब नहीं। तो यह इनका सच है। नेहरू जी ने एक बात कही थी, कौम के गफलत में आते ही आजादी खतरे में आ जाती है, कौम के गफलत में आते ही। यह बात उन्होंने 15 अगस्त 1948 को कही थी। आज हम देख रहे हैं कौम को गफलत में लाया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है, चुनाव लूटे जा रहे हैं, वोट चोरी की जा रही है और वोट चोरी करके सरकारें बन रही हैं। नेहरू ने यही कहा था 15 अगस्त 1947 को, जो रेडियो में राष्ट्र के नाम से अपना संबोधन रात में प्रसारित किया था। कितने बरस हुए हमने किस्मत से एक इकरार किया था, प्रतिज्ञा की थी, अब वक्त आया कि हम उसको पूरा करें। बिल्कुल पूरी तो शायद अब भी नहीं, लेकिन फिर भी एक बड़ी मंजिल पूरी हुई, वहां पहुंचे। मुनासिब है कि ऐसे वक्त पहला काम हमारा ये हो कि हम एक पुरानी और एक नई प्रतिज्ञा फिर से हम करें, इकरार करें आइंदा हिंदुस्तान का और हिंदुस्तान के लोगों की खिदमत करने का। चंद मिनट में ये असेंबली एक पूरी तौर से आजाद खुद मुख्तार असेंबली होगी और ये असेंबली नुमाइंदगी करेगी एक आजाद खुद मुख्तार मुल्क की। चुनाचे इसके ऊपर जबरदस्त जिम्मेदारियां आती हैं और अगर हम उन जिम्मेदारियों को पूरी तौर से महसूस न करें तब शायद हम अपना काम पूरी तौर से नहीं कर सकेंगे। इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि हम ऐसे मौके पर पूरी तौर से सोच समझ के इसका इकरार करें। और जो रेजोल्यूशन प्रस्ताव मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं वो इस इकरार, इस प्रतिज्ञा का है। हमने एक मंजिल पूरी की और इसकी खुशियां मनाई जा रही हैं और हमारे दिल में भी खुशी है और किसी कदर गुरूर है और इत्मीनान है। लेकिन ये भी हम जानते हैं कि हिंदुस्तान भर में खुशी नहीं और हमारे दिल में भी रंज के टुकड़े काफी हैं और दिल्ली से बहुत दूर नहीं, बड़े बड़े शहर जल रहे हैं, वहां की गर्मी यहाँ तक आ रही है। खुशी पूरी तौर से नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी हमें इस मौके पर हिम्मत से इन सब बातों का सामना करना है। न हाय हाय करनी है, न परेशान होना है। जब हमारे हाथ में बागडोर आई तो फिर उसको ठीक तौर से गाड़ी को चलाना है। आमतौर से जब मुल्क आजाद होते हैं काफी परेशानियों, मुसीबतों, खूरेजी के बाद होते हैं। कुछ काफी ऐसी खूरेजी हमारे मुल्क में भी हुई है और इस ढंग से हुई कि जो बहुत ही तकलीफदेह होती है। फिर भी हम आजाद हुए बाअमन तरीकों से, शांतिमय तरीकों से और
एक अजीब मिसाल हमने दुनिया के सामने रखी। आजाद हम हुए, लेकिन आजादी के साथ मुसीबतें और बोझे आते, उनको हमें उनका सामना करना है, उनको ओढ़ना है। और जो हमने स्वप्न देखा था उसको पूरी तौर से उसको एक असल बनाना है। मुल्क को आजाद हमें करना था, मुल्क से गैर हुकूमत को अलग करना था, वो काम पूरा हुआ। लेकिन गैर हुकूमत को अलग करके तो काम पूरा नहीं हुआ जब तक कि एक एक इंसान हिंदुस्तान का आजादी की हवा में न रह सके और उसकी तकलीफें दूर न हो और जो मुसीबतें हैं वो हटाई न जाए। चुनाचे एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे काम का बाकी है और जब तक वो बातें पूरी न हो उस वक्त तक हमारा काम जारी रहेगा। बड़े बड़े सवाल हमारे सामने हैं और उनके तरफ देख के कुछ दिल दहल सा जाता है, लेकिन फिर हिम्मत आती है सोच के कितने बड़े सवाल पुराने जमाने में हमने हल किए, तो क्या हम इन और सवालों से दब जाएंगे? ताकत और गुरूर कुछ हमारा अपना शख्सी और व्यक्तिगत नहीं है, लेकिन कुछ गुरूर है अपने मुल्क में, कुछ इत्मीनान है अपनी कौम की ताकत में। जिन लोगों ने इतनी मुसीबतें झेली और इसलिए ये भी इत्मीनान होता है जो इस वक्त और परेशानियां और बोझे हैं उनको भी हम ओढ़ेंगे और उन सवालों को भी हल करेंगे। आखिर हिंदुस्तान में कैसा मुल्क है? अच्छा है कि हम इस वक्त खास तौर से इस बात को याद रखें, इस आजादी के दरवाजे पर जब हम खड़े हैं, कि किसी एक फिरके का मुल्क नहीं है, एक मजहब वालों का नहीं है, बल्कि बहुत किस्म के लोगों का है, बहुत धर्म मजहबों का है। किस तरह की आजादी हम चाहते हैं? हमारी तरफ से पहले भी ये कहा गया है, जो पहला रेजोल्यूशन मैंने यहाँ पेश किया था उसमें भी कहा गया था कि ये जो आजादी हमारी है तो हर एक हिंदुस्तानी के लिए है, हर एक हिंदुस्तानी को बराबर के हक, हर एक हिंदुस्तानी को उस आजादी का बराबर का हिस्सेदार होना। इस ढंग से हम आगे बढ़ेंगे और अगर कोई ज्यादती करेगा तो ज्यादती को रोकेंगे, चाहे कोई हो। अगर किसी पे ज्यादती होगी तो उसकी मदद करेंगे, चाहे वो कोई भी हो। इस तरह से अगर हम चलेंगे तब हम इन बड़े मसलों को हल करेंगे, लेकिन अगर हम तंग ख्याली में पड़ जाएंगे तब वो मसले नहीं होंगे। सवाल हमारी जनता का उद्धार करने का है, हमें गुर्बत को दूर करना है, बीमारी दूर करनी है। आजादी एक महज सियासी चीज नहीं, आजादी तभी तक ठीक पोशाक पहनती है जब तक जनता को फायदा हो। यानी आप देखिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। जो लोग आजादी चाहते हैं उनको हमेशा अपनी आजादी की हिफाजत करने के लिए, अपनी आजादी को बचाने के लिए और रखने के लिए, अपने को न्यौछावर करने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। जहां कौम गफलत खाती है वह कमजोर होती है और गिर जाती है। जी हां, तो आज वही तो हो रहा है। गफलत में आए तो हमारा प्रधानमंत्री अमेरिका के आगे झुका पड़ा है, चीन के आगे झुका पड़ा है, रसिया के आगे झुका पड़ा है। जहां हम बराबरी के दर्जे में मिलते थे, एक दूसरे को हम जिस तरीके से एक रिस्पेक्टिव डिस्टेंस से मिलते थे और सम्मान करते थे, किसी के गले नहीं पड़ते थे कि गले पड़ गए और बाद में वही हमें लात मार रहा है। आज अमेरिका वैसे ही कर रहा है, वैसे ही तमाम और देश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री तो हमारा झूठा है। उसने कहा कि भारत में सेमी कंडक्टर पर पिछली सरकारें अटकाती रही, भटकाती रही, लटकाती रही। शायद उसे पता नहीं यह काम वो खुद कर रहा है। इंदिरा गांधी ने साराभाई के निधन के बाद में उनके साथी रहे वैज्ञानिक अशोक पार्थ सारथी को अपना वैज्ञानिक सलाहकार बनाया और उनके नेतृत्व में भारत में इलेक्ट्रॉनिक कमीशन की स्थापना 1971 में की गई। और इस कमीशन के जरिए जब 1976 में SCL यानी सेमीकंडक्टर लिमिटेड की स्थापना की गई और इसके कई सेंटर खोले गए। 1977 में इंदिरा जी की सरकार चली गई, इसलिए काम पूरा नहीं हो पाया। तो 1984 में मोहाली में, चंडीगढ़ में और मद्रास में इसके सेंटर्स खोले गए, इसकी पूरी प्रोडक्शन शुरू हुआ। और जो काम सेमी कंडक्टर का पूरी दुनिया में 1956 में शुरू हुआ था, जो 1948 में चीन में शुरू हुआ, वही काम श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1976 में कर दिया पिछड़े हुए देश में। और जब
फिर सरकार बनी तो 1984 में कर दिया। तो ये झूठ भी यूं बोलते हैं क्योंकि लूट की सरकार, चोरी की सरकार। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की चोरी खोल दी। वोट चोरी का जैसे ही खुलासा किया, चुनाव आयोग भड़बड़ा गया, घबरा गया, सब कुछ हो गया। राहुल गांधी ने कहा उस पर मिसलीडिंग, उस पर जो है नोटिस और सब कुछ। वही 6 सीटों की चोरी की बात नरेंद्र मोदी सरकार के पूर्व मंत्री और सांसद अनुराग ठाकुर ने की। उनको कुछ नहीं कहा गया, चुनाव आयोग एक शब्द नहीं बोला। चुनाव आयोग के लिए न तो कोई विपक्ष है, न तो कोई पक्ष है, सब समकक्ष हैं। कुछ दिन पहले बीजेपी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनसे कोई एफिडेविट नहीं मांगा। उन्हीं का डेटा है, उन्हीं के आंकड़े हैं, मुझसे एफिडेविट मांग रहे हैं। अब राहुल गांधी ने जब वोट चोरी से संबंधित एक वीडियो जो एआई जनरेटेड है वो उन्होंने पोस्ट किया और उसमें दिखाया कैसे ये करते हैं, लोगों का गुस्सा क्या है, तो चुनाव आयोग कहता है ये एआई जनरेटेड है, ऐसे है। उस पर मिसलीडिंग बोल रहा है, उस पर नहीं बोल रहा है। और राहुल गांधी ने जैसे ही फैसला कर लिया कि वो आज से बिहार में अपनी सासाराम से वोट चोरी के खिलाफ वोट अधिकार यात्रा शुरू करेंगे। 16 दिन वो पूरे बिहार को नापेंगे, 22 जिले के करीब, उससे ज्यादा जिले नापेंगे और वहां पर 1300 से अधिक किलोमीटर की यात्रा करेंगे, लोगों से मिलेंगे, सारी बातें करेंगे। तो घबराए हुए मोदी के चुनाव आयोग ने तुरंत घोषणा कर दी कि दोपहर 3 बजे वो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। 25 जून से प्रेस कॉन्फ्रेंस की मांग कर रहे हैं राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, कि बताइए, सफाई दीजिए, एसआईआर के नाम पे आप क्या धांधली कर रहे हैं। तो वो करने की बजाय चुनाव आयोग अब 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। डर देखिए, यह डर बताता है कि कैसे चुनाव आयोग, नरेंद्र मोदी और उनका पूरा गैंग डरा हुआ है। और यह भी साबित करता है कि यह सब कुछ जो नेहरू ने चुनाव आयोग न बनाया होता तो चुनाव आयोग ऐसा क्यों करता। नेहरू ने इतना अच्छा लोकतंत्र न बनाया होता तो मोदी इतना झूठ कैसे बोल पाता, इतने अख्तियार कैसे मिल पाते। तो साहब, सब तो दोषी नेहरू है। नेहरू ने किया, लेकिन नेहरू के ही वंशज राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के हालत बिगाड़े हुए हैं। नरेंद्र मोदी, चुनाव आयोग, उनकी पूरी सरकार, मशीनरी, सब राहुल गांधी पे फाले और उसके लिए झूठ का सहारा लेते हैं, नफरत का सहारा लेते हैं। राहुल गांधी की यात्रा को कवरेज ना मिले तो चुनाव आयोग अपनी अनर्गल बातें करेगा। तो साहब, आपको गफलत में फंसना है या सच के साथ जाना है, यह फैसला तो आपको करना है, क्योंकि आरएसएस जहरीला पेड़ है। तो अब समझ लीजिए आपको क्या करना है। जय